नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटीआई टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता। आज का हमारा विषय है कि ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार के क्रोड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपके सामने हम एक पे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक क्रोड है, सी और आई टाइप का क्रोड होता है, जिसमें आप इसकी पहचान आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें दो लिम्ब बने रहते हैं, एक इधर देख रहे हैं, एक इधर से, दो लिम्ब बने रहते हैं। और इसकी बाइंडिंग जो है इन्हीं लिम्बों पे की जाती है। देखिए, बाइंडिंग इसकी इन्हीं लिम्बों पे की जाती है। इसकी बाइंडिंग इन्हीं लिम्बों पे की जाती है। और अगर इसको देखा जाए तो सबसे कम एफिशिएंसी इसी ट्रांसफार्मर की होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है जो हमारे बड़े लेवल पे जितने भी ट्रांसफार्मर बनते हैं, सबसे ज़्यादा इसी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हमारा होता है। चूँकि इसकी दक्षता कम क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स एक ही बनता है। आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, एक ही मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इसमें बन रहा है। और ये जो है इसको इसमें बाइंडिंग डाल देने के बाद ये यहाँ से इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। मतलब ये इसके एकदम ये एक ज्वाइंट कर दिया जाता है। उसमें नट बोल्ट की सहायता से उसमें व्यवस्था रहता है, उसमें टाइट कर दिया जाता है। ये कंप्लीट हो जाता है। दूसरा टाइप हमारा एक छोटे ट्रांसफार्मर अगर देखा जाए, जो भी छोटे स्तर पर ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं, तो 99% ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम दिखा रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर आप जो देख रहे हैं, इसमें ईआई कोर इस्तेमाल हुआ है। और इससे बड़ा भी जो ईआई टाइप का जो आता है, हम लोग खुद बनाते हैं, बड़े साइज का भी जो है। देखिए, ये क्रोड है, ये ई हो गया, ये आई हो गया। ई आई एकदम सेम बहुत ही अच्छी तरीके से बैठाते हैं। देखिए इस तरह से। अब इसमें बाइंडिंग हमारी इसमें रहती है। और एक चीज़ और है कि इसमें क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि क्रोड टाइप का में पहचान क्या है। तो क्रोड टाइप का पहचान ये है, ये सेल टाइप है, ये सेल टाइप, ये क्रोड टाइप है। ये वाला जो आपको दिख रहा है ई आई वाला, ये सेल टाइप है। तो सेल टाइप की पहचान है जिसकी बाइंडिंग कोर से घिरी हुई हो, जिसकी बाइंडिंग कोर से घिरी हुई है। तो अब इसमें अगर बाइंडिंग यहाँ से बाइंडिंग हो जाएगा तो कोर इधर, देखिए कोर इधर, कोर से ही घिरी हुई है। और जो आपका सेल टाइप होता है, तो सेल टाइप की पहचान ये होती है इसका क्रोड बाइंडिंग से घिरा हो रहता है। ये कोर टाइप का जो पहचान होता है, कोर टाइप का, इसका जो है इसमें लिखिए, ये कोर टाइप है, ये कोर टाइप है। और आपका ई आई टाइप, इसको यानी ये सेल टाइप है, ये सेल टाइप है। कोर टाइप है, ये सेल टाइप है। आपका घिरी हुई रहती है। देखिए, अगर यहाँ पे बाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी ऊपर हो गया, सेकेंडरी नीचे, अलग अलग भी होता है, अभी हम डाल देंगे, देख लेंगे। तो इसकी पहचान है, सेल टाइप की पहचान ये है कि जो है बाइंडिंग कोर से घिरी हो। और आपका कोर टाइप की पहचान है कि ये कोर बाइंडिंग से घिरा हुआ। देखिए, यहाँ बाइंडिंग हो जा रहा है, यहाँ बाइंडिंग हो जा रहा है, तो ये कोर जो है बाइंडिंग से घिरा हुआ है। और एक और है, ये आपका बेरी टाइप हो गया। तो बेरी टाइप की दक्षता सबसे अधिक मानी जाती है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फलक जो होते हैं कि बहुत मतलब जितने ये फलक बने हैं उतने ही मैग्नेटिक फील्ड बने हैं। और एक चीज़ और है कि ये जो आपका सेल टाइप है, सेल टाइप में दो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। सेल टाइप में आपके दो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। और कैसे कैसे इसमें देख सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर से इधर बनेगा, और एक मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर से इधर बनेगा। तो दो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। और कोर टाइप में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और सेल टाइप में अनेक, ये जो है बेरी टाइप में अनेक जो है मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। तो ये क्वेश्चन में बहुत बड़ी मात्रा में पूछा जाता है। आरटीआई में भी पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। और आइए देख, ये जो बेरी टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, इस पे बाइंडिंग जो है यहाँ इसके केंद्र में किया जाता है, इसके केंद्र में किया जाता है। और सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी इसका होता है, लेकिन सबसे कम इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसकी जो बनावट संरचना इतनी जटिल होती है, इसको रिवाइंडिंग करना बहुत ही कठिन काम है, इसलिए इसका इस्तेमाल कम होता है, जबकि एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। अब इसके बाद किसकी एफिशिएंसी होगी? आपका सेल टाइप का। सेल टाइप के बाद किसका होगा? कोर टाइप का। यानी बढ़ते से घटते क्रम में जाएं तो सबसे नीचे कोर आएगा, सबसे ऊपर आपका बेरी टाइप आएगा। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं।
उसकी ट्रांसफार्मर कोर से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं इसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह के बनते हुए हैं, कुछ पॉइंट्स हम बना के रखे हुए हैं, देखते रहिए। ट्रांसफार्मर के चुंबकीय फ्रेम में होने वाला हिस्टैरिसीस नुकसान किन पर निर्भर करता है? यानी ट्रांसफार्मर में जो हिस्टैरिसीस हानि होता है, ट्रांसफार्मर में नहीं, ट्रांसफार्मर क्रोड में, हाँ, ये जो है एक हिस्टैरिसीस और एक जो है एडी करंट, दो तरह के हानि होते हैं। तो इसमें कहता है कि हिस्टैरिसीस हानि जो होता है वो किन किन पर निर्भर करता है? तो पदार्थ के आयतन पर भी निर्भर करता है, पदार्थ के वर्ग पे निर्भर करता है, आवृत्ति पे निर्भर करता है और फ्लक्स घनत्व पे निर्भर करता है। ये आपका इसका उत्तर हो गया। फिर दूसरा आता है, ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानि कम किया जा सकता है। माने अगर हानि है तो उसको कम करने का कुछ विकल्प भी है, तो उसको कम करने के लिए 2 से 3% सिलिकॉन मिलाकर, 2 से 3% सिलिकॉन का मिक्स करते हैं उस स्टील में, वो एकदम मृदु हो जाता है, मुलायम हो जाता है। और एक भी जान लीजिए, ये जो कोर देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल मुलायम होता है, देखिए हाथ से मुड़ गया, एकदम मुलायम सॉफ्ट कोर होता है। अब इसमें एक आता है, ट्रांसफार्मर में लौह ह्रास यानी आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए टेस्ट किया जाता है। यानी कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो खुला परिपथ टेस्ट किया जाता है। अब जो है एक टेस्ट के बारे में सारा वीडियो डालेंगे कि कितने टेस्ट होते हैं, किस तरह से टेस्ट होते हैं, तो क्रमशः एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप इसमें डाला जाएगा, तो बने रहिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में चुंबकीय कोर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर में चुंबकीय कोर का इस्तेमाल करने का मुख्य उद्देश्य चुंबकीय प्रवाह आसान करना। देखिए एयर कोर का भी इस्तेमाल होता है और अन्य टाइप का फेराइड कोर का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन चुंबकीय कोर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। मतलब ये ही चुंबकीय है, आयरन का कोर जो होता है, सिलिकॉन आयरन का, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो उसी के बारे में पूछा है। फिर अगला कह रहा है, ट्रांसफार्मर कोर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग प्रवाह कैसा होना चाहिए? मतलब उसका जो है चुंबकीय रास्ता कैसा होना चाहिए? तो रिलक्टेंस कम होना चाहिए। तो चुंबक का जो है व्युत्क्रम होता है, उसका उल्टा होता है, रिलक्टेंस होता है। तो इसका जो है मैग्नेट का रिलक्टेंस कम होना चाहिए, जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। फिर कह रहा है, ट्रांसफार्मर क्रूड के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री। तो ट्रांसफार्मर क्रूड के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री आपका जो बन रहा है वो कोल्ड रोल ग्रेन व्यवस्थित, इसमें दिया हुआ है CRGO, जिसको बोलते हैं CRGO, जिसको शॉर्टकट में CRGO बोलते हैं। ऐसा भी लिख के मिल जाता है कि CRGO क्या है। तो आपको कभी कभी CRGO का फुल फॉर्म भी, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ट्रांसफार्मर कोर में लेमिनेशन की मात्रा यानी मोटाई कितनी होती है, इसमें थोड़ा सा गलत लिखा ही गया है, इसलिए तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 0.35 से 0.5 mm होता है जो लेमिनेशन की मोटाई होती है। इसके ऊपर जो लेमिनेशन चढ़ाया जाता है उस लेमिनेशन की मोटाई ये कह रहा है कि 0.35 से 0.5 mm की होनी चाहिए। फिर अगला कह रहा है, किसी ट्रांसफार्मर में उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते होंगे, अक्सर ट्रांसफार्मर के अगल बगल आते होंगे तो एक हनहनाहट भनभनाहट की आवाज़ आती है। तो ये इसका कहना चाह रहा है कि वो जो आवाज़ होती है उसको क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं या हमिंग बोलते हैं। हम लोग आम बोलचाल में हमिंग बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध वर्ड है हम है। फिर अगला बोल रहा है, किसी ट्रांसफार्मर की लो क्रोड में पलटन करने का प्रयोजन क्या है? यानी किसी की ट्रांसफार्मर के लोहे का जो क्रोड होता है, इसको इस पत्तियों को रूम में, आप चाहे तो ठोस नहीं लगा सकता, बहुत मोटी मोटी पत्तियां नहीं लगा सकता, इसको हम लोग बहुत समय देते हैं इसको बैठाने में। तो इसको पलटन करने का उद्देश्य क्या है? इसके कारण एडी करंट को कम करना, भंवर धारा, यानी एडी करंट को भंवर धारा हिंदी में बोलते हैं, इसको कम करना होता है। अगला कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में कोर में चुंबकीकरण परिवर्तन के कारण कौन सी हानि होती है? यानी जो चुंबक का परिवर्तन होता है, हाई लो या माइनस प्लस होता है, उससे कौन सी हानि होती है? तो उससे हिस्टैरिसीस हानि होती है। अब इसका हानि का BH वक्र भी आपको दिखाएंगे, जो BH वक्र है। अगला का ट्रांसफार्मर हानि का सूत्र है, तो इसका यह हिस्टैरिसीस Bmax 1.6 FV, ये W इसका ये सूत्र होता है हमारा जो है हिस्टैरिसीस हानि का। तो भाई देखिए ये हमारा BH वक्र है, ये किसका है? ये पदार्थ का है, ये आयरन का BH वक्र है कि आयरन में जो मैग्नेट बनता है उसके वजह से उसके जो है डायपोल्स होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। डायपोल की संरचना आपको बता रहे हैं, वैसे डायपोल समझाया जाए पूरा एक वीडियो में केवल डायपोल हो जाएगा, तो आपको समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा जब इधर से प्लस की तरफ हम जो इसको जो है मैग्नेटाइज करते हैं, प्लस की तरफ मैग्नेटाइज करते हैं, फ्लक्स बढ़ाते हैं, तो हमारा
ये तो ऊपर की तरह देखिए ये अपने सेचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो सपोज कर लीजिए यहाँ सेचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच गया, यहाँ तक सेचुरेट हो गया, बात खत्म हो गया। अब इसको बाद फिर इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए इसको रिवर्स वाइज में हम जब इसको सप्लाई देते हैं तो रिवर्स वाइज में हमको नियमतः तो इसी रास्ते इसी पाथ को फिर फॉलो करना चाहिए, लेकिन इस पाथ को न फॉलो करके वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है। मतलब कुछ डायपोल सीधे हो जा रहे हैं फिर अपने पुरानी अवस्था में आ जा रहे हैं, और कुछ डायपोल होते हैं जो आपको उसी माने जो इसमें फोर्स दिया गया है फोर्स की तरफ जो डायपोल अपना रुक कर ले रहे हैं, तो कुछ उधर ही रुक करके रह जाते हैं और कुछ जो है फिर से वापस हो गए। तो अब ये जो डिफरेंस आ गया, ये जो है यही जो है आपका हिस्टेरिसिस हान हो गया, ये जो डिफरेंस आ गया हो गया। फिर कह रहा अगर इसको निगेटिव में दिया जाए तो निगेटिव में भी जो है अगर आने को आ रहा है यहाँ तक देखिए आ रहा है, लेकिन फिर वापस जब इसको फिर पॉजिटिव कर रहे हैं तो ये अपने अच्छे पे न जाके इसको यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ से न जाके फिर यहाँ से देखिए यहाँ वापस इतना अंतर देख के चला जा रहा है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये अंतर दिया, तो यही हमारा जो है हिस्टेरिसिस हानि हो गया, जो कि इस तरह से इसका बीएच वक्र होता है। और एक दिन इसके बाद जो हम जब मैग्नेट के बारे में डालेंगे तो उसमें डायपोल आपको बताएंगे कि डायपोल कैसे कैसे मूव करते हैं, किस पदार्थ में कैसे डायपोल पाए जाते हैं। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था मित्रों। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा के जो है निरंतर वीडियो देखने के लिए उसको ओके कर दीजिएगा। तो फिर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।